हाय स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं एआर कॉन्सेप्ट लर्निंग और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्री एडमिशन टेस्ट पैट 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के पैट 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, खास तौर से हम बात कर रहे हैं कंपलसरी पेपर जो कि पेपर 1 है, सभी सब्जेक्ट वालों के लिए है। ये 50 नंबर का पेपर क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर है ये, और ये सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे उसका पेपर कुछ भी हो। पहला पेपर उन्हें कंपलसरी पेपर देना होगा, दूसरा पेपर जो है उसको अपने सब्जेक्ट से 50 नंबर का और क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये टोटल 50 नंबर का पहला पेपर है, 75 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैंडिडेट्स के लिए, वो भी आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है। इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो आप देख सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है, सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे गिलास में बर्फ के पिघलते गोलों से गिलास का पानी उससे बाहर नहीं बढ़ता, उसी प्रकार पिघलते हुए समुद्री हिमखंड से समुद्र का आयतन नहीं बढ़ता। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार का तर्क है? तो ये कहा जा रहा है एनालॉजिकल, मतलब सादृश्य मूलक तर्क, मतलब एक जैसा दोनों जो यहाँ पे लॉजिक लगाया गया वो एक ही जैसा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि एनालॉजिकल है। तो पहला का आंसर पहला हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कोड में कोवेलेंट को BWPDUOFM कहा जाता है, तो एलिफेंट का क्या कोड होगा? तो यहाँ पे देखिए, कोवेलेंट को अगर हम 4 लेटर को अलग लिखे COVA और LENT को अलग लिखे, और फिर हम क्या करते हैं कि कोवा यानी कि COVA को पलट देते हैं, तो AVOC आ जाएगा, और LENT को भी हम पलट देते हैं तो ये TNEL आ जाएगा। अब देखिए A के बाद क्या होता है B, V के बाद क्या होता है W, O के बाद P। तो ठीक कोवेलेंट को इसी तरह से लिखा गया है। तो जब हम एलिफेंट को लिखेंगे तो उसी तरह से 4 लेटर को अलग कर लेंगे, फिर उस लेटर को पलट देंगे, और उसके बाद जैसे यहाँ P आया है तो P के जस्ट बाद क्या होगा, Q होगा, E के जस्ट बाद F होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है दूसरा का C हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा? जब हम फाइनलाइज करते रहते हैं, फाइनलाइज जब थेसिस को करते हैं, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया उसमें आप देखिएगा तो सबसे आखिर में हम बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स जो होती है, ग्रंथ सूची और परिशिष्ट को लिखते हैं। तो इसका चौथा आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट ऑफ द टेबल एंड फिगर ये सबसे पहले आता है, चैप्टराइजेशन से पहले। टेबल ऑफ कंटेंट भी पहले आता है, कंक्लूजन ऑफ द स्टडी 5th चैप्टर में आता है, लेकिन कंक्लूजन के बाद हम बिब्लियोग्राफी लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है? तो जब हम रिपोर्टिंग करते रहते हैं फाइंडिंग की, एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग, उस वक्त हमें शोध नैतिकता के विषय को संगत मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणामतः निम्नलिखित में से कौन सा तात्कालिक रूप से अनिवार्य नहीं होता है? जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा तो कौन सी चीजें जो है उसी तरह फौरी तौर पे लागू नहीं होती है। तो पहला दिया गया राज्य विधानसभा को भंग किया जाना, दूसरा दिया हुआ है राज्य मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी किया जाना, तीसरा है राज्य प्रशासन को केंद्र सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना, और चौथा दिया हुआ है नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना। तो ये जो पहला और चौथा है, यानी कि तुरंत भंग नहीं किया जाता है राज्य विधानसभा को, और नए मुख्य सचिव की नियुक्ति भी तुरंत करनी जरूरी नहीं है। बाकी जो दूसरा और तीसरा है वो जरूरी है। तो यहाँ पे अनिवार्य नहीं पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हो तो यह कहा जाता है कि अधिकांशतः लोग विश्वास करते हैं। यानी कि जब when verbal and non-verbal messages are contradictory, it is said the most people believe in। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब वर्बल और नॉन वर्बल में कॉन्ट्राडिक्टरी हो तो नॉन वर्बल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिकॉज एक्शंस एंड गेस्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये आपको पता होना चाहिए कि एक्शन जो है
और गेस्चर जो है वो वर्ड से ज़्यादा ताकतवर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे ये तो बहुत ही आसान सवाल दिया गया। ए का कोड सी है, एम का आई है, एन का पी है, एस का ओ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कंपनीज का कोड क्या होगा। तो सी का क्या है, यहाँ पे एस है तो एस हो जाएगा। फिर ओ का क्या है, ई है तो ई हो जाएगा, यानी चौथा इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि श्रृंखला में 3, 11, 23, 39, 59 के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 3 के बाद 8 जोड़ेंगे तो 11, 11 के बाद 12 जोड़ेंगे तो 23, 23 के बाद 16 जोड़ेंगे तो वो 39 हो जाएगा, यानी कि 4 एक्स्ट्रा करके हम जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ पे 59 के बाद हम 24 जोड़ेंगे तो 83 हो जाएगा। तो 8वां का सही जवाब जो होगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन अ सर्टेन कोड सिलेक्शन इज कोडेड एज QCJCARGML, द कोड ऑफ अमेरिकन्स विल बी। तो यहाँ पे सिलेक्शंस को लिखा गया है QCJCARGML में। तो यहाँ पे देखिए 2 लेटर यानी एस से 2 लेटर पहले क्या होता है, क्यू होता है। उसी तरह ई से 2 लेटर पहले सी होता है, एल से 2 लेटर पहले जे होता है। तो उसी तरह से अमेरिकन्स में अगर हम देखें तो ए से 2 लेटर पहले वाई आएगा, एम से 2 लेटर पहले के होगा, ई से 2 लेटर पहले सी होगा। तो 9वां का जो ए है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर ले तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग, यानी नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह न तो संवैधानिक निकाय है, न ही संविधिक है, यानी कि न तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, न ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसको थिंक टैंक कहा जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, तीसरा और चौथा। इसलिए क्वेश्चन 10 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि if the binary equivalent of the decimal number 48 is 110000, then the binary equivalent of the decimal number 51 is given by। तो 51 का बाइनरी नंबर पूछा जा रहा है। तो 51 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 25 1 आएगा। फिर 25 को 2 से करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो वो उसको लिख देंगे। फिर 12 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, रिमाइंडर कोई नहीं आएगा तो 0 साइड में लिख लेंगे। और उसी तरह से नीचे से ऊपर की तरफ हम जो भी साइड में लिखते हैं उसको हम देखेंगे तो 110011 आता है। तो 11 का जो है पहला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया व्हाट परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट एज 31 प्लस इंडिकेट्स ऑफ फेवरेट स्टाइल अदर देन क्लासिकल म्यूजिक। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन ही गलत है, ये डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, डेटा ऊपर दिया ही गया नहीं गया है और उसका आंसर पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल गलत है। डेटा पहले दिया जाता और फिर उस पे क्वेश्चन पुट किया जाता। तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर 12 गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है इन द सीरीज APEDCFGHI नेक्स्ट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे AB के बाद CDE, AB के बाद अगर कंटिन्यूअस हम अल्फ़ाबेट पढ़े तो CDE आता है, और फिर CDE के बाद तो यहाँ पे CDE को उलट दिया गया है यानी EDC लिखा गया है। फिर C के बाद E के बाद क्या है FGHI, फिर ये कंटिन्यू सीधा लिखा गया है। फिर अगला जो होगा वो 5 लेटर का होगा और फिर उसे पलट दिया जाएगा, यानी कि JKLMN, यानी कि I के बाद क्या होगा JKLMN 5 लेटर, और फिर जब हम 5 लेटर को पलट देंगे तो NMLK और J, तो यानी कि C आंसर सही हो जाएगा 13 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया कि यदि यह अभिकथन कि सभी चोर गरीब होते हैं गलत है तो निम्नलिखित में से किस अभिकथन के संबंध में निश्चित रूप से सही होने का दावा किया जा सकता है। तो सभी चोर गरीब होते हैं, ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो इसका मतलब कि सही जो स्टेटमेंट होगा वो होगा कुछ चोर गरीब नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया कि A B की बहन है, F G की पुत्री है, C B की माता है, D C का पिता है, E D की माता है, A का D से क्या संबंध है। तो यहाँ देखिए B A की क्या है, A जो है B की सिस्टर है। तो
और बी की जो मम्मी है वो सी है, और सी के जो पापा है, फादर है, वो डी है। तो इस तरह से डी और ए का रिलेशन आप देखिएगा तो वो पोती का रिलेशन होगा, दादा और पोती का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर ले, तो ये कहा जा रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में किन आधार पर किए जाने वाले पक्षपात जो संवैधानिक रूप से निषेध है किया गया है। तो किस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिटेड किया गया है, तो वो रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे ये बातें की जा रही है कि किसी को भी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा उसको एडमिशन लेने में, पढ़ने में। ये आर्टिकल 15 में ये बातें कही गई है। तो उसमें नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता की बात नहीं आती है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर ले, तो इन कंप्यूटर अ बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ, तो यानी कि एक बाइट में क्या होता है, 8 बिट होता है। तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर ले, व्हेन प्लानिंग टू डू अ सोशल रिसर्च इट इज बेटर टू, यानी कि जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाती है तो बेहतर होता है विषय से जुड़े साहित्य से परिचय होना। देखिए बी फैमिलियर विथ लिटरेचर ऑन द टॉपिक, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इंग्लिश वर्जन है उसमें डी में दिया गया है सेम पॉइंट, और जब आप हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें सी नंबर पे दिया गया विषय से जुड़े साहित्य से परिचय होना। दोनों में बातें सेम कही जा रही है, लेकिन 18 नंबर में डी पे ऑप्शन है इंग्लिश वाले वर्जन में और हिंदी में सी पे ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आप इंग्लिश वर्जन को सही मानिएगा और डी आंसर सही लगाइएगा, क्योंकि हिंदी में भी बात वही कही जा रही है, लेकिन जो सही आंसर है वो सी पे दिया गया है, विषय से जुड़े साहित्य से परिचय होना। तो हमेशा दोनों वर्जन को पढ़े, हिंदी को भी पढ़े और इंग्लिश को भी पढ़ने की कोशिश करें अगर टाइम रहे आपके पास, क्योंकि 75 मिनट काफ़ी टाइम होता है। तो हमेशा इंग्लिश वर्जन को सही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात कर ले, तो कहा जा रहा है कि किस देश में CO2 के उत्सर्जन के संदर्भ में सही क्रम को पहचाने। किसी देश के CO2 के उत्सर्जन के बारे में बात की जा रही है। तो CO2 का जो इमिशन होता है सबसे ज़्यादा चाइना में, फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर इंडिया, फिर रसिया और सबसे लास्ट में जापान में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 35 इज। तो 35 का जो बाइनरी होगा वो होगा 100011। आप डिवाइड दे के देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है। 21 नंबर पूछा जा रहा है, अ पॉलिटिकल नॉवेल रिवेल्स, यानी कि एक राजनीतिक उपन्यास में निम्नलिखित में से किसका पता चलता है। तो जो भी पॉलिटिकल नॉवेल होगा उसमें साहित्य की भावना यानी कि स्पिरिट ऑफ लिटरेचर की का हमें पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 22 मैथ का क्वेश्चन है, द मीन ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 27 ईयर्स। आफ्टर 18 ईयर्स फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, देयर प्रेजेंट एजेस आर, यानी कि दोनों की प्रेजेंट एज पूछी जा रही है। पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 वर्ष है, तो दोनों का जो एवरेज होगा, सम होगा, वो होगा 54। अगर पिता की उम्र x है तो बेटे की उम्र 54 माइनस x होगा। और जब हम 18 साल बाद देखेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, x की वैल्यू 42 आएगी, मतलब पिता की उम्र 42 और बेटे की उम्र 12, यानी कि 22 का जो है वो सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का कहा जा रहा है कि इफ द प्रोपोजिशन नो मेन आर ऑनेस्ट, यानी कि कोई आदमी ईमानदार नहीं है को गलत माना जाता है, यानी कि कोई आदमी ईमानदार नहीं है ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो कुछ आदमी जो है वो ईमानदार नहीं है, ये स्टेटमेंट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर ले, तो ए ग्रुप ऑफ 210 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन सम टेस्ट, यानी कि किसी परीक्षा में 210 जो है छात्र शामिल होते हैं, उसमें से 1/3 छात्र जो है उसका मध्यमान 60 है, बाकी छात्रों का जो मध्यमान है वो 78 है। तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उसका जो है मध्यमान क्या होगा, टोटल का मीन पूछा जा रहा है, तो 72 सही आंसर होगा। चलिए 25 नंबर दिया गया था, कोर एलिमेंट ऑफ अ डिसर्टेशंस आर। तो डिसर्टेशन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, फिर लिटरेचर रिव्यू होता है, फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है, फिर रिजल्ट होता है, फिर डिस्कशन होता है एंड सबसे लास्ट में कंक्लूजन होता है। तो 25 का ए सही होगा।
देखिए 26 से लेकर 30 तक कहा जा रहा है कि रीड द फ्लोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस 26 to 30, यानी 26 से 30 तक का जो जवाब है वो आपको पैसेज पढ़ के देना है। तो इसे केयरफुली पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी पैसेज के आंसर देने के लिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से पैसेज को पढ़ करके उसका आंसर दे सकते हैं। 5 क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 26 में भी वही क्वेश्चन पूछा गया है पैसेज से रिलेटेड, 27 में भी पूछा गया है, 28 में भी पूछा गया है, 29 में भी सेम क्वेश्चन है, पैसेज से ही पूछा गया है, और 30 में भी पैसेज से पूछा गया है। चलिए अब हम 31 की बात कर ले तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजुकेशनल FM रेडियो नेटवर्क। तो सबको पता है कि शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क जो है वो ज्ञानवाणी है, तो बी सही आंसर है। फिर 32 पूछा जा रहा है कि ईमेल में हम कैसे CC और BCC फील्ड को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। BCC फील्ड में प्राप्तकर्ता और CC जो है फील्ड में मौजूद ईमेल एड्रेस को देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर सी होगा। 33 पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबको पता है कि रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एयर होता है, वाटर होता है, सॉइल होता है, लेकिन सॉइल जो होता है वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होता है, तो सही आंसर डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो सबको पता है प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर आउटपुट है, लेकिन कीबोर्ड आउटपुट नहीं है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, तो डी सही आंसर है। 35 पूछा जा रहा है इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेजेस। तो संप्रेषण में भाषा जो होती है वो हमेशा वर्बल कोड में होती है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है कि एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में शामिल है, तो उसमें विराम चिन्ह में कमी और न्यूनतम व्याकरणीय अशुद्धियां, यानी जो भी ग्रामेटिकल एरर है वो कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ये सही बात है। संदर्भों की सावधानीपूर्वक जांच यानी केयरफुल चेकिंग ऑफ रेफरेंसेस, ये भी सही है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए शोध प्रबंध लेखन में, ये भी सही बात है। स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो 36 का 1 2 3 4 सब हो जाएगा आंसर, मतलब कि ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 37 की बात कर ले तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ तिब्बत वाज बिल्ट मेनली थ्रू द राइटिंग्स ऑफ द स्कॉलर्स, यानी कि किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण मुख्य रूप से विद्वानों के लेखनों के माध्यम से किया गया है। तो यहाँ पे विक्रमशिला सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 फिर से वो मैसेज से रिलेटेड है। BCC बी यूज इन ईमेल। तो BCC का इस्तेमाल जो है संदेश भेजने वाले BCC में दर्ज किए गए प्राप्तकर्ता को छिपाने की अनुमति देता है अन्य प्राप्तकर्ताओं के क्षेत्र से, यानी कि दूसरे लोग उसको ना देख पाए, इसलिए जो सेंडर होते हैं वो रिसिप्ट को रिसीवर को छुपा देते हैं। चलिए तो इसका सही आंसर सी है। 39 नंबर की बात कर ले तो यहाँ पे एसर्शन दिया गया और रीजन दिया गया है। अब देखना है कि एसर्शन सही है, रीजन सही है, एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन रीजन है कि नहीं है, ये सब सारी चीज़ें देखनी है। तो पहला जो एसर्शन है वो दिया गया है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है, यानी फॉर्मेटिव एवोल्यूशन टेंड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग का जो पेस है उसको स्पीड करता है, एक्सेलरेट करता है, तो सही बात है। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन से जो गति है लर्निंग की वो बनी रहती है, एक्सेलरेट रहती है। बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और उससे रिलेटेड इवेल्युएशन होता है, असेसमेंट होता है। तो ये जो मतलब कि असर्शन है वो बिल्कुल सही है। लेकिन रीजन की बात कर ले तो ये कहा जा रहा है कि अगेंस्ट समेटिव एवोल्यूशन फॉर्मेटिव एवोल्यूशन इज हाईली रिलायबल। तो ज़रूरी नहीं कि फॉर्मेटिव एवोल्यूशन जो है हाईली रिलायबल होगा, विश्वसनीय होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि समेटिव एवोल्यूशन कम जो है रिलायबल होता है, फॉर्मेटिव ज़्यादा होता है, और वो उसका क्या है सही एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। तो सी आंसर हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर ले तो कहा जा रहा है कि कुछ पेड़ हरे हैं, निम्नलिखित में से किस कथन के समान है, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ पेड़ हरे हैं, सम ट्रीज आर ग्रीन। तो इसका मतलब हुआ कि कई पेड़ हरे होंगे, तो ए जो है यहाँ पे सही है।
40 का ए जो है वो सही हो जाएगा, केवल ए। तो केवल ए जो है वो 40 का सही है। यहाँ से आप देख सकते हैं केवल ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 41 पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बिहेवियर कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग। प्रभावशाली शिक्षण में योगदान देने वाले प्रमुख व्यवहार कौन से हैं? तो चरण दर चरण प्रदर्शन द्वारा तार्किक चरण में अवधारणाओं की व्याख्या करना, मतलब एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट इन अ लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन, यानी 41 सही होगा। 41 का चौथा मतलब डी। 42 की अगर हम बात कर ले तो इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम। तो कौन सा संज्ञानात्मक अधिगम के परिणाम के उच्च क्रम का उदाहरण है? तो सबसे उच्च क्रम का है जो है वो अवधारणाओं और अमूर्तियों का अधिगम, यानी लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड एब्स्ट्रैक्शन, यानी सी सही आंसर होगा तीसरा। 43 की अगर हम बात कर ले तो ऑन अ मैप 1 इंच रिप्रेजेंट 250 माइल्स, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इफ दे आर 4.5 इंचेस अपार्ट ऑफ द मैप। यानी कि एक इंच का मतलब 250 मील होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 4.5 जो इंच होगा, तो 4.5 को अगर हम 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 जो मील है वो सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है कि वह विशेष अध्ययन जो वयस्क शिक्षार्थियों के लिए भूमिका निर्वहन, अनुकरण और आत्म मूल्यांकन का उपयोग रणनीतियों के रूप में करता है कहलाता है। द फील्ड ऑफ स्टडी विच यूजेस रोल प्लेइंग, सिमुलेशन एंड सेल्फ एवेल्युएशन एज स्ट्रेटेजीज फॉर एडल्ट लर्नर। एडल्ट की बात की जा रही है तो उसे एंड्रागोजी कहेंगे। वयस्क जो वयस्क शिक्षार्थी है उसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे एंड्रागोजी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा जा रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन इज अ मेंबर ऑफ कमिटीज विच सिलेक्ट। विपक्ष का नेट समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करता है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा, यानी केंद्रीय सूचना आयुक्त का चयन करता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का चयन करता है और साथ ही साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का भी चयन करता है। तो 1 2 3 सही होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का चयन नहीं करता है अपोजिशन मेंबर। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है? यानी कि किस टाइप के नेचुरल डिजास्टर का नो डेफिनेट बिगिनिंग और एंड होता है? तो ड्राउट यानी सूखा जो होता है उसका ना तो कोई बिगिनिंग होता है ना कोई एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर ले तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल फॉर नर्चिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर। यानी निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता होती है? तो यहाँ पे प्रेजेंटिंग अ सेमिनार पेपर, जब हम सेमिनार पेपर प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि क्रिएटिविटी की ज़्यादा अहमियत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कहा जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड। यानी निम्नलिखित में से किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है? तो यानी डॉक्टरल लेवल थीसिस जो भी होती है उसमें पहले से फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड होता है। चलिए 49 पूछा जा रहा है अजय इज अ फ्रेंड ऑफ राकेश पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन। अजय कहता है अपने दोस्त से एक ओल्ड मैन की तरफ पॉइंट करते हुए कि हिज सन इज माई सन्स अंकल, यानी कि उसका बेटा मेरे बेटा का चाचा है। तो बुजुर्ग व्यक्ति और राकेश के बीच क्या संबंध है? तो यहाँ पे पिता का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कहा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ अ वेब पेज एड्रेस। तो वेब पेज एड्रेस को हम लोग URL कहते हैं। तो इस तरह से आप जो मेन आपका क्वेश्चन पेपर होगा, खासतौर से आपका पेपर 1 होगा, उसे आप आसानी से बना सकते हैं। 75 मिनट बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन बनाने हैं, बहुत टाइम दिया जाएगा, आराम से बना सकते हैं और 30 मार्क्स से ऊपर तो आपको आराम से आ जाएंगे। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन पहले से देख के चाहते हैं तो 35 नंबर आपको आसानी से आ जाएंगे। ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें